नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपकी UPSSC पैट की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपके 5 अंक इतिहास विषय से बनने वाले हैं। इसमें हम पहले के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है आपका टॉपिक नेक्स्ट गुप्त वंश, जिसमें हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम वन लाइनर हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अपने टॉपिक को तैयार करेंगे और इसके आगे के जो भी वीडियो हैं वह आपकी प्लेलिस्ट में पहले से ही इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप टॉपिक वाइज सभी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हें तैयार कर सकें और अपने इन 5 अंकों को पूरी तरीके से श्योर कर सकें। चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, बिना व्यर्थ किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो जो है बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से चलने वाला है, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ? ईसा की प्रथम शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में, तृतीय शताब्दी में या चतुर्थ शताब्दी में? तो प्रश्न आपसे जब पूछा जाएगा तो उसका सटीक और सही उत्तर होगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय आपका तीसरी शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। देखिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। आपने अगर कभी भी इतिहास विषय को नहीं पढ़ा है तो आप यकीन मानिए, बस श्रृंखला के अंत तक बने रहिए। सभी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जब आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, तो आपको हर विषय में इंटरेस्ट आने लगेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो आपके सबसे चर्चित राजा रहे हैं वह आपके रहे हैं चंद्रगुप्त। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है, तो वो जल्दी में श्रीगुप्त को ना देख करके ऑप्शन ए में ही आपके ज़्यादातर रखा होता है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को ही टिक कर देते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त है, और वह भी कब से कब तक रहा है? तो 240 ईस्वी से आपका 80 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी था वह था आपका घटोत्कच। नेक्स्ट है आपका, गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का जो सबसे महान सम्राट था वह था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर किस ईस्वी पर बैठा? तो किस ईस्वी में बैठा? 320 ईस्वी में। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या किया इसने? 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और कुमार देवी के सिक्के भी चलवाए। इस चीज़ को याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमार देवी के नाम के सिक्के किस शासक ने चलवाए? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, श्रीगुप्त ने? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कुमार देवी के नाम के सिक्के भी चलवाए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वह था आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका बहुत ही प्रतापी राजा रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यकीन मानिए, ये प्रश्न हूबहू ऐसा ही आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, जिसमें ऑप्शंस जब आपके इंक्लूड किए गए थे तो उनको अलग करना, उनमें से सही उत्तर का चयन करना पढ़ने के बावजूद भी कठिन पड़ जाता है, क्योंकि उसमें संख्या जो लिखी होती है कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया गया, 9,12, 9,10, 8,12, इस प्रकार से आपके जो ऑप्शन थे वो सेट किए गए थे। अब वो परीक्षा कौन सी थी इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हूबहू इसी प्रकार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और यह कहने वाला कौन था, मीन्स भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को सबसे पहले किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशेन। हरिशेन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो एक लेख है उसकी रचना की गई, जो आपका परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो हरिशेन ने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा की गई, हरिशेन के द्वारा। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। हरिशेन किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो विष्णु का उपासक था। प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त उपासक था जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या विष्णु का। तो किसका उपासक था, विष्णु का था। यह किसी धर्म का नहीं बल्कि भगवान विष्णु का उपासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, इसे कविराज भी कहा जाता था। सर्वराजोच्छेता की उपाधि भी धारण की थी। तो अब हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, सर्वराजोच्छेता। देखिए समुद्रगुप्त आपके टॉपिक में लिखा है, इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त इन दोनों से मिला करके आपके एक से या दो क्वेश्चन निकलना बिल्कुल श्योर है। दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो निकलेगा ही। तो आप इस प्रकार से टॉपिक को पढ़िए कि आपका एक नंबर जो है वह बिल्कुल श्योर हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। प्रश्न पूछा जाएगा कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड तथा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। देखिए ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये किसी एक किताब से या एक जगह से देख करके नहीं लिखा गया है, इनमें बहुत सारी मेहनत लगी है, कई किताबों का निचोड़ है, कई जगह से ढूंढ ढांड के प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है, जो आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर ना निकल करके जाएं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा। प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त ने सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया। कुमारगुप्त के द्वारा सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, तो मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट में देखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। देखिए हमने पहले प्रश्न क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया, कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो है अभिलेख किस शासक के प्राप्त होते हैं, तो कुमारगुप्त के। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण शुरू हो गया था। किसका आक्रमण शुरू हो गया था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतिम गुप्त शासक था। अंतिम गुप्त शासक कौन था, भानुगुप्त था। प्रश्न हमने आपसे सबसे पहले किया था कि गुप्त शासक गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भानुगुप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, उज्जैन। प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त काल में व्यापार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो वह था आपका उज्जैन। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी की गई, गुप्त काल में। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार
कहा गया? जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं थीं, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपका जो बन सकता है कि गुप्त काल में ही आपके सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं। अभिलेखों में इन्हें किन नाम से जाना गया? तो देनार के नाम से। चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? तो अभिलेखों में गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा गया रूपक और सोने के सिक्कों को देनार। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कुमारगुप्त तृतीय था। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो वह था आपका कुमारगुप्त तृतीय। नेक्स्ट है आपका पहली बार सती प्रथा या बात की जाए सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। यह प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं या आपने अभी तक जितनी भी परीक्षाएं दी हैं तो इस प्रश्न से आपका सामना जरूर हुआ होगा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त सम्राट अनुयायी थे या अनुयायी था? तो गुप्त सम्राट किसका अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। हमने पहले भी पढ़ा था कि समुद्रगुप्त किसकी पूजा करता था? विष्णु की। तो यहाँ पर जो सबसे प्रधान बात की जाए कौन सा धर्म रहा? वैष्णव धर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। जो गुप्त काल में आपके मंदिर निर्मित किया गया था वैष्णव धर्म से संबंधित, वह है आपका झांसी का देवगढ़ मंदिर। यह अभी भी स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर आपका गुप्त काल में वैष्णव धर्म की एक सबसे प्राचीन और धरोहर है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्य होते थे जिन्हें राजा सामंत में नियुक्त करता था। जो गुप्त काल के सबसे बड़े अधिकारी होते थे वे कुमार मात्य होते थे जिन्हें राजा नियुक्त करता था और शायद वे नगद वेतन पाते थे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं, जिनमें से कुल कितनी अभी शेष हैं? तो 6 गुफाएं शेष हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। और जब हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तभी बताया था कि बौद्ध धर्म अपनी 2 शाखाओं में किस बौद्ध संगीति के द्वारा जो है विभाजित कर दिया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसमें आपके जो बौद्ध धर्म था उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 2 शाखाएं कर दी गई थी, पहली थी आपकी हीनयान और दूसरी थी महायान। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो वह थे आपके कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? तो चीनी यात्री फाहियान। कौन प्रसिद्ध कवि थे? कालिदास। कौन आयुर्वेदाचार्य थे? धन्वंतरी। इस प्रकार से चीज़ों को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल रहा है उसमें आपके जो ब्राह्मण धर्म है उसकी काफ़ी क्या की गई है? काफ़ी उन्हें सम्मान दिया गया है, उनका काफ़ी बढ़ावा रहा है। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट ने रचना की। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिए भी ये प्रश्न बन सकता है कि आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे उनमें से थे आपके आर्यभट्ट, बारहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर और वररुचि। आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, आपको जो महत्वपूर्ण याद रखने हैं वह हैं आपके आर्यभट्ट, बारहमिहिर, धन्वंतरी और कालिदास। यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट देखेंगे मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को कहा जाता है। जो सांस्कृतिक उपलब्धियां गुप्त काल में काफ़ी प्राप्त की गई, इस कारण गुप्त काल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। गुप्त काल को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल के प्रमुख
गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे वह कौन थे? धन्वंतरी। प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। इसके बाद याद रखना है आपको कि जो गुप्त काल के जितने भी सम्राट हुए हैं वह किस धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। तो ये थे आपके गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त से निकलने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक प्रश्न आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछने की संभावना है, तो इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कुमारगुप्त ने आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी प्रश्न आपके कुमारगुप्त से, चंद्रगुप्त से और गुप्त साम्राज्य से निकले हैं आपको जरूर ही समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे होंगे। और यकीन मानिए कोई भी टॉपिक आपको जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें काफ़ी मेहनत लगती है। कहीं एक जगह से चीज़ों को उठा करके बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। बाकी कई चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकलती हैं उनको एक जगह समाहित करके आपको कम समय में सबसे बेहतर देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।